भौतिकी की समझ में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और उसी के क्रम में अब हम लोग इकाई वेक्टर के बारे में जानेंगे। इकाई वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसमें एक परिमाण होता है और दिशा होती है। तो इकाई वेक्टर क्या है? इकाई वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होगा। इकाई वेक्टर का परिमाण क्या होगा? इकाई वेक्टर का परिमाण 1 होगा। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका परिमाण 1 है उसको हम लोग इकाई वेक्टर कहते हैं। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका परिमाण, जिसका रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग इकाई वेक्टर बोलेंगे। इकाई वेक्टर की एक निश्चित दिशा होगी, एक निश्चित दिशा होगी। वेक्टर है तो उसकी दिशा होती है, तो इकाई वेक्टर की कोई निश्चित दिशा हो सकती है। ये इस तरह से भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो वो कोई भी दिशा हो सकती है, लेकिन इकाई वेक्टर की एक दिशा होगी, उसका परिमाण 1 होगा। इकाई वेक्टर का कोई मात्रक नहीं हो सकता है। इकाई वेक्टर का कोई मात्रक नहीं है। इकाई वेक्टर मात्र एक संख्या है जिसका मान 1 है। अब आप बोलेंगे कि इकाई वेक्टर का मात्रक क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम इकाई वेक्टर को मात्रक के रूप में लिखते, तो मान लीजिए कि हम कोई वेक्टर लिख रहे हैं, दूरी को लिख रहे हैं 1 मीटर आई कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 1 मीटर निकलेगा। लेकिन इसी मीटर को यदि हम लोग सेंटीमीटर में लिख देते तो ये क्या हो जाता है? 100 सेंटीमीटर आई कैप, और तब ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर तो मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है, केवल मात्रक को बदल देने से। लेकिन वेक्टर डिफिनीशन, जो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन है, इकाई वेक्टर का जो परिभाषा है, उसके हिसाब से उसका परिमाण हमेशा 1 होना चाहिए। इसीलिए किसी भी इकाई वेक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इकाई वेक्टर को लिखते कैसे हैं? जैसे हम लोगों ने सीखा था, किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसके ऊपर हम लोग एरो का निशान लगाते थे। तो ये एरो के निशान लगाने से ये एक वेक्टर है यह पता चलता था। लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग थोड़ा अलग हटके लिखते हैं। उसमें इस तीर का निशान न लगा करके टोपी का निशान लगा देंगे, टोपी का निशान लगा देंगे। तो ये जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोपी के निशान से। टोपी का निशान यदि लगाते हैं, इकाई वेक्टर में टोपी का निशान लगाते हैं, एरो का निशान नहीं लगाते हैं। एरो का निशान लगाने से वो वेक्टर लिख सकते हैं, इनको भी हम लोग एन एरो लिख सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग एन कैप लगाते हैं। अब हम लोग इन जनरल एक्स वाई जेड अक्ष में काम करते हैं। तो हमारे पास एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो एक यूनिट वेक्टर होगा ऐसा जो एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होगा, जेड अलॉन्ग के वेक्टर अलॉन्ग, और इसके बीच में जितनी भी दिशाएं हैं सबके अलॉन्ग अलग अलग यूनिट वेक्टर अटैच्ड होता है। तो जो एक्स के है उसको हम लोग आई कैप से शो करते हैं, जो वाई है उसको जे कैप से शो करते हैं, जो जेड की दिशा को रिप्रेजेंट कर सकता है उसको के कैप से डिनोट करते हैं। ये हम पूरे भौतिकी को जो पढ़ेंगे उसमें आई कैप जो है हमेशा एक्स अक्ष के लिए यूज करते हैं, जे कैप वाई के लिए यूज करते हैं और के कैप जेड के लिए यूज करते हैं। इन केस यदि कहीं पे मेंशन कर दे कि आई कैप वाई को रिप्रेजेंट करता है तो फिर हमको अपना पूरा दिमाग घुमा करके उस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बताया गया, तो आई जे और के एक कन्वेंशन है। आई एक्स अक्ष के लिए लेते हैं, वाई वाई कैप ये जे अक्ष जे कैप लेते हैं और जेड के लिए के कैप लेते हैं। अब कोई वेक्टर है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे नोट कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो कि हमारा ओ और ये पॉइंट ए है, ओ ए वेक्टर है, या ओ ए वेक्टर की दिशा में है, तो ओ ए वेक्टर जो है एक्स अक्ष की दिशा में है। तो इसका दो पार्ट होगा ओ ए वेक्टर का, एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, दूसरा दिशा पार्ट होगा। तो कोई भी वेक्टर होगा उसको हम लोग, कोई भी वेक्टर होगा
कोई भी वेक्टर होगा उसको हम लोग परिमाण गुणे दिशा के रूप में लिख सकते हैं। तो जो ये अपना OA वेक्टर है उसका परिमाण और दिशा यदि पता होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो OA का मैग्नीट्यूड क्या है? सिंपल OA, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो OA होगा, ठीक है। और इसकी दिशा क्या है? तो दिशा x के अक्ष की तरफ है, जिसको हम लोग क्या दिशा लेते हैं? आई कैप लेते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप से और इन जनरल लिख सकते हैं OA आई कैप। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर है उसको परिमाण और दिशा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो OA बराबर D होता, OA बराबर एक लेंथ D होता, और तब क्या होता? OA वेक्टर इज इक्वल टू डी आई कैप। इसको आप D के एरो ऐसे भी नोट करके लिख सकते थे। तो ये इस तरह से किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के रूप में लिखते हैं। अगर ये OA OB होता, OB है, इसका भी लेंथ D होता, तो उस कंडीशन में OB वेक्टर को क्या लिखते हैं? OB वेक्टर इज इक्वल टू OB मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दिशा क्या है? Y की ओर है, Y की ओर है, ठीक है। तो OB कितना है? D है, और Y की ओर के लिए क्या लिखेंगे? J कैप लिखेंगे। इस तरह से हमको अभी जो वेक्टर मिला वो D J कैप मिला। उसी तरह से यदि D मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर Z दिशा में होती तो हम लोग उसको लिखते D K कैप, यदि हमारा इस तरह से होता, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर होगा तो उसको मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको दिया गया है कि I प्लस J का परिमाण निकाले, बराबर क्या होगा? I प्लस J का परिमाण क्या होगा? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का योग भी वेक्टर होगा और कोई दिशा होगी। इन जनरल कोई दिशा हो तो n कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है? ये मैग्नीट्यूड निकालना है और हमको ये n कैप ये दिशा निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि I जो होता है वो x अक्ष की तरफ होता है, I जो है x अक्ष की तरफ होता है, J जो है वो y की तरफ होता है। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब हम सभी लोग जानते हैं I कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, J कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो ये 1 है, ये 1 है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? पैरेललोग्राम से यहां देखोगे तो दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग त्रिभुज नियम के बारे में जानते हैं। त्रिभुज नियम से हम लोगों ने निकाला था कि मैग्नीट्यूड जो होगा वह अंडर रूट पहले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos थीटा, थीटा मीन्स दोनों के बीच का एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 इज इक्वल टू √2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √2। और ये n कैप कितना होगा? n कैप कितना होगा? दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो tan थीटा बराबर 1/1 tan अल्फा, दिस इज अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/1 मींस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस 45 डिग्री दिशा में जो n है, n 45 डिग्री विथ x एक्सिस,
ठीक है, इस तरह से हमको i प्लस जे का मान निकल जाता है। उसी तरह से यदि अपने निकालने के लिए जाएंगे 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये जो पहला वेक्टर है आपका, ये a वेक्टर है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर है। तो त्रिभुज के नियम के हिसाब से ही हम लोगों ने सीखा था, r रिजल्टेंट बराबर क्या था, परिमाण बराबर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 2ab cos थीटा। तो a का मान हमको क्या है, a बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3i है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3, तो a बराबर 3, b बराबर 4 और थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए पहला वेक्टर है a वेक्टर i कैप, a वेक्टर बराबर क्या है 3i कैप, दैट मींस कि यह x की ओर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है b बराबर 4j, तो ये j है तो y की तरफ होगा, दोनों के बीच में एंगल बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, इसलिए r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3² प्लस 4² प्लस 2 3 4 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब किसी वेक्टर को i, j और k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम किसी एक वेक्टर को लेते हैं, ये मान लीजिए y दिशा है, ठीक है, y ये है आपका x। अब इस दिशा में एक वेक्टर है हमारा OA, दूसरा है सॉरी इस प्लेन में एक वेक्टर लेते हैं OR, ठीक है, तो ये OR है। अब ये OR कोई एंगल बना रहा होगा अल्फा x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ बना रहा होगा बीटा। तो इसको हमारा x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग यदि हम लोग कंपोनेंट निकाल लें, जैसे कि OR से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये मान लीजिए OA हो गया। तो दिस एक वेक्टर ये ले ले और एक वेक्टर ये ले ले, तो दिस OA प्लस OR बराबर क्या होगा, सॉरी AR बराबर होगा OR। कैसे, तो देखिए OA, O का टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, AR एक वेक्टर जिसका टेल दूसरे के हेड के ऊपर है, और तो ट्रायंगल त्रिभुज नियम के हिसाब से जो रिजल्टेंट हुआ वो OR हुआ, और दिस AR इज पैरेलल टू O, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पैरेलल टू OB, AR इज पैरेलल टू OB, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस OB इज इक्वल टू OR, ठीक है। अब ये OA जो है, OA का दो रूप हो गया, OR इज इक्वल टू OA मैग्नीट्यूड हो गया किस डायरेक्शन में है, तो I कैप हो गया। उसी तरह से ये OB हो गया, ये Y डायरेक्शन में है तो J कैप हो गया। तो इस तरह से इस OR वेक्टर को I और J के रूप में लिख सकते हैं। अब OA जो है यह X घटक है OR का, OA जो है वो क्या है, X घटक है OR वेक्टर का, ठीक है, और ये जो है Y घटक है OR का।
ठीक है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ आर वेक्टर, इसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ओ आर वेक्टर। ठीक है, अब ये एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये ओ ए है और ये ओ आर है। ओ आर मान लीजिए अपना ये आर है, ठीक है, जिसका लेंथ आर है। तो आर है तो ओ ए अपॉन ओ आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ओ ए अपॉन ओ आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ओ ए बराबर क्या होगा, आर कॉस अल्फा। ठीक है, और ये ओबी ओ आर के साथ क्या बनाता है, बीटा एंगल। तो ओबी बटा ओ आर बराबर क्या होगा, कॉस बीटा। तो ओबी बराबर क्या होगा, ओ आर कॉस बीटा, मीन्स आर कॉस बीटा। ये आपका जे कैप हो गया। तो इस तरह से ओ आर वेक्टर को इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक चीज, ओ आर वेक्टर दिया हुआ है जो एक्स के लॉन्ग अल्फा बनाता है। तो जब हमको एक्स का कंपोनेंट निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड को, इस जो एंगल एक्स के साथ बनाता है उसका कॉस अल्फा लेते हैं, आर कॉस अल्फा लेते हैं। तो ओ आर वेक्टर का ओ एक्स के लॉन्ग घटक जो होगा वह ओ आर कॉस अल्फा होगा। उसी तरह से ओ आर वेक्टर वाई के लॉन्ग बीटा एंगल बनाता है, तो ओ आर वेक्टर ओ वाई के लॉन्ग जो घटक होगा वह आर कॉस बीटा होगा। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ओ ए है, दूसरा वेक्टर ओ बी है और इनके बीच का एंगल अल्फा है। तो जब हम बोलेंगे कि ओ बी वेक्टर का ओ ए के अलोंग क्या घटक है, तो हम देखेंगे कि ओ बी वेक्टर ओ ए के अलोंग अल्फा कोण बनाता है, इसलिए ओ बी कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको दूसरे तरफ से भी पूछ सकता है, ओ ए वेक्टर ओ बी के ओ ए वेक्टर का ओ बी के अलोंग घटक निकालिए। तो देखिए ओ ए वेक्टर फिर अल्फा एंगल बनाता है ओ बी की तरफ, तो ओ ए कॉस अल्फा। इस केस में ओ बी कॉस अल्फा ओ ए के लॉन्ग घटक हो गया, ओ ए कॉस अल्फा ओ बी के लॉन्ग ओ ए का घटक हो गया। तो इस तरह से कॉस अल्फा कॉस थीटा का प्रयोग करके हम लोग किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर दूसरे दिशा के लॉन्ग घटक निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो रिजोल्यूशन है वेक्टर आई जे के रूप में है। लेकिन यदि हमारे पास एक और जो हमारा वेक्टर है ओ आर वेक्टर है वो स्पेस में होता, तो स्पेस में होता तो वो जेड के साथ भी कोई एंगल बना रहा होता गामा। ठीक है, तो वो जेड के साथ भी गामा बना रहा होता, तो उस कंडीशन में एक कंपोनेंट हमारा और बढ़ जाता। उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में हमारा एक कंपोनेंट और बढ़ जाता। तो x के लॉन्ग तो cos अल्फा आई होता, y के लॉन्ग cos बीटा हो जाता, और z के साथ वो गामा बना रहा है इसलिए और r cos गामा और a कैप हो जाता। इस तरह से हमारा 3 डायमेंशन में आई जे कैप के रूप में किसी भी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। ए बी सी डी, ए बी की लंबाई 3 है, बी सी की लंबाई 4 है, और ये हमारा ए सी है। ठीक है, तो ये सी है तो ये कुछ थीटा बना रहा होगा। अब अपना जो है हम एक सवाल करते हैं कि ए सी वेक्टर का ए बी एसी वेक्टर का ए बी की ओर घटक, एसी वेक्टर का ए बी की ओर घटक। देखिए एसी है हमारा इस तरह से, ए बी है इस तरह से, इनके बीच का कोण है थीटा। तो अभी हमको एसी का घटक लेना है ए बी की तरफ। तो एसी का घटक लेना है, एसी का घटक लेना है तो क्या हो जाएगा, एसी इसका मैग्नीट्यूड, जिसका घटक लेना है उसका मैग्नीट्यूड, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये कॉस थीटा बना रहा है। तो ये जो एसी कॉस थीटा हुआ
AC cos theta, this is the component of AC vector along AB vector. AC का घटक AB के अकॉर्डिंग निकालना होगा, तो AC गुने cos थीटा होगा। तब cos थीटा क्या होगा? cos थीटा ये एक 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो cos थीटा 3 अपॉन AC, cos थीटा क्या AC और cos थीटा इज 3 अपॉन AC, तो बराबर 3 होगा। इसका मतलब क्या है? AC का AB के अलॉन्ग जो घटक है उसका मान क्या है? 3 है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि अगर ये x एक्सिस होता है, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यही इसका घटक आता, 3 आ गया। अभी अगर इसको दूसरे तरह से पूछा जाए कि AC के बदले में अगर हम लोग पूछे AB का AC के तरफ क्या घटक होगा, AB का AC की तरफ क्या घटक होगा, तो अब की बार क्या लेना है हमको? AB का मैग्नीट्यूड लेना है और एंगल थीटा है, तो AB cos थीटा। AB का AC की तरफ क्या हो गया? AB cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या है? 3 बट्टा AC, 3 बट्टा AC, ये AB हो गया 3 बट्टा AC। अब AC का मान निकाल सकते हैं आप, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट बराबर 5, तो ये कितना हो जाएगा? AB इज 3 बट्टा 5, दैट मींस 9 बट्टा 5। तो AB का घटक AC के अलावा कितना हो गया? 9/5 हो गया। इसमें एक और सवाल हम यदि पूछे कि BC का AC के BC वेक्टर का AC की ओर घटक, ठीक है। तो अब देखिए BC लेंगे तो BC ऊपर की तरफ है, BC, और AC आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये AC, हमारा काम क्या है? AC और BC के बीच में क्या कोण है, मतलब BC AC के अलावा क्या कोण बना रहा है? ये BC है और ये AC को हमने बढ़ा दिया आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ, ये जो कोण है दैट मींस BC इज मेकिंग अ एंगल अल्फा विथ AC। AC के अलावा क्या बना रहा है? अल्फा बना रहा है। तो और ये हमारा पहले से पता है थीटा है, ये थीटा है, तो ये पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन से तो थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अब BC का कंपोनेंट निकालना है अलोंग AC, तो जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और कितना एंगल बना रहा है AC की तरफ, तो उसको cos अल्फा लेते हैं। अब ये cos अल्फा क्या? अल्फा बराबर क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा, BC sin थीटा, ठीक है। तो अब BC क्या? BC sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या है? 4 बट्टा, sin थीटा बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 5, और BC कितना है? 4 है, तो 4 इंटू 4 बट्टा 5 16 बट्टा 5, ये आपका क्या हो गया? BC का AC के अलावा कंपोनेंट हो गया। अब इसी को BC का CA की तरफ कंपोनेंट यदि निकालना होगा तो क्या होगा? अब BC का CA की तरफ निकालना है, तो अब देखिए ये BC है, ये दिशा है, और ये CA है, CA की दिशा ये है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये BC का दिशा है और ये CA का दिशा है। अब ये जो एंगल बनाएगा ये गामा एंगल बनाएगा। पहले AC की तरफ था तो ये अल्फा एंगल बन रहा था, लेकिन अब दिशा बदल गई है, तो अब जो कोण बन रहा है वो गामा कोण बन रहा है। ये गामा बराबर क्या है? ये अल्फा था हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फा, एंड अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, मीन्स ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो अब कंपोनेंट किसका निकाल रहा है, बीसी का सीए के लॉन्ग। तो बीसी का मैग्नीट्यूड रहेगा, और कॉस एंगल कितना है, कॉस गामा बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 4/5 माइनस बीसी इज 4 और साइन थीटा 4/5 मीन्स माइनस 16/5। तो जो हमारा बीसी का एसी के अलॉन्ग कंपोनेंट निकला था उसका निगेटिव हो गया बीसी का सीए की तरफ कंपोनेंट। इस तरह से किसी भी वेक्टर का किसी भी दिशा में कंपोनेंट निकाला जा सकता है।